हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ विद केशव पर। तो जैसा कि लगातार अपने लोग गणित के लिए पढ़ रहे हैं, तो आज के सेशन की जो शुरुआत होगी वो ज्योमेट्री से होगी। तो अपने लोग आज के सेशन में ज्योमेट्री सीखेंगे। पिछले जो सेशन में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अपने लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ बढ़ें। तो एडवांस में हम लोग ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे। तो जो ज्योमेट्री है इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। तो जियो का मतलब होता है भू और मेट्री का मतलब मापना। तो जो आकृतियाँ होती हैं हमें उनको क्या करना होगा, यहाँ पे मापना होता है। ठीक है, तो ज्यामिति, तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम, ज्यामिति। और यहाँ से जियोमेट्री, तो जियो का मतलब हो गया आपका भू और मेट्री को अलग करोगे तो इसका मतलब हो गया मापना। तो भू आकृतियों को क्या कर रहे हैं, हम मापते हैं इसमें ज्योमेट्री में। तो इसके अंदर आपको बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्स में जो इससे क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री से, तो वो कहीं ना कहीं थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट करा के हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे लिए बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पे समझने की आवश्यकता रहेगी। तो जो भी चीज़ें हमें सीखना है वो 1 बाय 1 करके एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सीखेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो ज्योमेट्री से, देखो मोस्टली स्टूडेंट को ज्योमेट्री से क्या लगता है, डर लगता है। तो डरना नहीं है, ये चीज़ देखा जाए तो अर्थमेटिक से भी सरल पड़ती है। सरल ये तब है जब आप थ्योरम्स को सही तरीके से पढ़ोगे, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे क्वेश्चन के अंदर, तभी यहाँ पे ये सरल लगेगा, अन्यथा यहाँ पे दिक्कत बनी रहेगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलूँ, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स के अंदर, खासकर एसएससी के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहद खास चैप्टर है। क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो प्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और मेंस में आपके कम से कम यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक आपके मेंस में यहाँ से बनने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू करना चाहिए हमारे लिए, वो यहाँ से अपने लोग इस चीज़ को अब शुरू करते हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ हम लोगों को 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझना है। तो यहाँ से जहाँ शुरुआत करेंगे हम, तो शुरुआत देखो कहाँ से होगी, पॉइंट से। दुनिया में किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करोगे ना, तो वो पॉइंट से ही होती है। जैसे आप दौड़ना शुरू करते हो तो किसी एक बिंदु पर खड़े होते हो ना, एक स्थान पर खड़े होते हो ना, पॉइंट। तो कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है ना, स्टार्टिंग वो पॉइंट से होती है, मीन्स बिंदु से होती है। तो यहाँ से बिंदु क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। मतलब पॉइंट, या ये क्या है आपका बिंदु, ये क्या है आपका बिंदु, या ये पॉइंट। मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। इसके पास ना तो आपकी लंबाई है, ना ऊंचाई है, ना चौड़ाई है, कुछ नहीं। मतलब वो आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होगी, आपकी 0 होगी, वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, मतलब वो चीज क्या कहलाएगी, पॉइंट कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। तो दुनिया की कोई भी चीज की शुरुआत यहीं से होगी आपको। तो ज्योमेट्री की भी शुरुआत जो है वो पॉइंट से ही होनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अपने लोग शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अपने लोग हल्के हल्के चीजों को सीखेंगे। पॉइंट के बाद आपको यहां से समझना है लाइन। लाइन मतलब रेखा, लाइन मतलब रेखा। लाइन क्या होती है, यहां से आपको ये चीज समझनी है। लाइन यहां से, तो लाइन जैसे ए और ये क्या है आपका V। तो एक ऐसी आकृति जिसके पास क्या होती है, लेंथ होती है। वृत्त इसकी क्या होती है, नहीं होती है, लेंथ
अगर है तो दोनों सिरों पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों सिरों पर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कितनी भी दूरी तक। कोई भी फिक्स नहीं है कि ये कितना आगे जाएगा और ये कितना इधर जाएगा, कोई भी फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो कहलाती है आपकी लाइन। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। इसको जब हम डिनोट करेंगे ना, तो जब हम इसको डिनोट करेंगे तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। ये लाइन हो गई, ये बात आपको समझनी है। फिर आता है इसी का यहां से लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मतलब हम यहां से देखेंगे तो रेखा खंड, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, तो रेखा का एक खंड, रेखा का एक खंड। तो अभी मैंने बताई थी लाइन आपकी क्या होती है, सीधे सीधे ये मान लो ए और बी आपकी एक लाइन है और इसका एक छोटा सा पार्ट, कोई भी पार्ट ले लो, ये पी और क्यू से आपने इसको कट कर दिया है। तो इसको डिनोट जब हम करेंगे तो ये पी क्यू करेंगे, मतलब यहां से ये क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। ये फिक्स होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो पी क्यू क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई, हमेशा ध्यान रखना। तो हमने शुरुआत की पॉइंट से, फिर लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, इसके बाद आपका होता है, ये भी ध्यान रखना है, रे। रे को हम बोलते हैं किरण। तो किरण में एक पॉइंट आपका फिक्स होता है और एक आपका चलता रहता है इस तरीके से। तो ये ए और ये पॉइंट क्या है, बी। तो हम इसको इस तरफ एक्सटेंड कितना भी कर दें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इसे हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये हो गई हमारी रे, किरण। तो ये क्या हो गई, किरण हो गई। तो आपने देखा, क्योंकि हम ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर समझते हुए चलेंगे कि ज्योमेट्री में किस किस चीज की जरूरत हमारे लिए पड़ेगी क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो हम उन सारी चीजों को बहुत ही सही तरीके से समझने वाले हैं। बस आपको रखना है तो पेशेंस रखना है, कहीं भी आपको इधर उधर सोचना नहीं है। आपको इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे तो। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका एरिया बहुत है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और सरल भी है, कठिन नहीं है, लेकिन सरल तब है जब आपके लिए सारी चीजों का ज्ञान हो। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, अब और देखते हैं आगे। यहां से देखो ध्यान से, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। तो समांतर या समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, अभी मैंने बताया था आपके लिए रेखाओं के बारे में कि मान लो ये ए और ये बी है, ये पी है और ये क्यू है। तो रेखाओं के बारे में अभी मैंने बताया था कि रेखा क्या होती है, दोनों तरफ हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस, जिनके बीच की डिस्टेंस, जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हर जगह क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। आप इनको कितना भी आगे एक्सटेंड कर देना, कितना भी आगे तक ले जाना, ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। ये ए बी और पी क्यू क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। इनको हम डिनोट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है। कहीं भी अगर आपको इस तरीके से सिंबल लगा हुआ है कि ए बी और ये 2 लाइन खिंची हुई है पी क्यू, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है या पी क्यू जो है वो ए बी के समांतर है। तो ऐसे हम कितनी भी लाइनें बना दें, जैसे हम ऐसे कर दें इस तरीके से, ऐसे हम कितनी भी लाइनें बना दें, तो यहां से आपको ये देखना है कि कितनी भी लाइनें अगर हम बना दें इस तरीके से, मान लो ये ए बी, ये पी क्यू, ये आर एस, ये टी, ये यू, तो यहां से आपको देखना ये होगा कि ये सारी की सारी, अगर इन रेखाओं के बीच की दूरी कांस्टेंट है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ये समांतर है आर एस के, ये समांतर है
TU के। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका इंप्लीमेंट आगे आप देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। परपेंडिकुलर लाइन, इसे बोलेंगे हम लंबवत रेखा। अब देखो ये क्या होती है लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। आप ध्यान रखना, जैसे एक समतल धरातल एक लाइन हमने इस तरीके से खींची, मान लो ये लाइन है AB, अच्छे से आपको पता है ये लाइन है AB, एक रेखा हमने खींच ली AB, और इस पर हमने एक इस तरीके से लाइन डाल दी, इस तरीके से डाल दी। मान लो ये P और ये Q है, इस पर गिरी आके। तो यहाँ से याद रखना ये लाइन जो सीधी है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ ये मार्कर इस तरीके से है और इस पर मैंने इस मार्कर को ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये वाला इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम समतल पर खड़े हैं, तो हम जो खड़े हैं वो परपेंडिकुलर खड़े हैं, लंबवत खड़े पृथ्वी के सापेक्ष। तो यही कंडीशन यहाँ पे है कि ये लाइन इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई और हमेशा ये 90 डिग्री पर गिरेगी। अभी एंगल के बारे में भी अपने लोग पढ़ेंगे। तो इसको जब हम डिनोट करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि AB पर PQ परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर का साइन ये है, ये किस पर गिरा है, AB पर। तो यहाँ से ये बात हमारे लिए ध्यान में रखनी है, हमारे लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि PQ परपेंडिकुलर है किसके, AB के। PQ परपेंडिकुलर है AB के, ये ध्यान रखना हमारे लिए। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ये कि PQ परपेंडिकुलर हो गया किस पे, AB पे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं, ये बात आपके लिए समझनी है। अब मैं आगे आपके लिए बताने जा रहा हूं। अब देखिए यहां से अपन लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसको नहीं समझोगे तो ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे लिए क्या क्या सीखना है, ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में देखो ध्यान से, कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, ये देखो आप। जैसे अगर हम बात करें शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, जैसे 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि एंगल हमारे लिए बनाना है, तो 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 0 डिग्री शून्य। शुरुआत में अगर हम करेंगे 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, तो 0 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये मान ले रहे हैं A और B है, और इसी पर अगर मैंने कह दिया कि यहाँ से एक लाइन और है, इसी पर एक लाइन और है PQ, तो बताइए क्या PQ और AB के बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। PQ और AB के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल हो गया आपका, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कहलाएगा 0 डिग्री एंगल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, हमने आपको बता दिया 0 डिग्री एंगल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो एंगल है, ध्यान रखना, जो एंगल है जिसे हम बोलेंगे कोण, क्या बोलेंगे, कोण, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि डिनोट मतलब एंगल का जो सिंबल है, ऐसे समझ लो, एंगल सिंबल ऑफ एंगल जो होगा वो आप हमेशा ध्यान रखना, वो इस तरीके से होगा। ये क्या होगा, आपका एंगल का सिंबल होगा। ये बात आपके लिए अच्छे से समझना है।
तो जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज। और एंगल की एक चीज और मैं बता दूं, ये तो इसका हो गया सिंबल। अब एंगल जिस वर्टेक्स पे बनेगा, देखो यहां पे वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, ये ए क्या है, वर्टेक्स है, ये पी ए बी क्या है, वर्टेक्स है, ये ध्यान रखना, यहां से ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हमने इस लाइन को यहां पे मिलाया है, तो इसके बीच में कोई भी मतलब डिस्टेंस नहीं दिख रही, इसलिए यहां पे इन दोनों के बीच में आपका एंगल जो बनना है वो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एंगल को जब भी हमें डिनोट करना होगा या जब भी हमें लिखना होगा तो इसका जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, यहां से अब आएगा हमारा एक्यूट एंगल, जिसे हम बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। तो अब देखो ध्यान से, ये न्यून कोण क्या होगा ये चीज आपको समझानी है। जैसे मैंने कहा कि ये ए और बी है, ये एक लाइन है ए बी, अभी ये सिंगल है, अभी इसके बीच में कोई नहीं एंगल बनना है, बिल्कुल ये सीधी है। आप ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्या है, सीधी है यहां से। अब ये लाइन जो है ए बी है, यहां से आपको एक चीज देखनी है कि इसके सापेक्ष मुझे एंगल बनाना है। तो इसके सापेक्ष एंगल तभी बनेगा जैसे यहां से इस पर लाइन एक पड़ी हुई है, वो आपको दिख नहीं रही है, इस तरीके से पड़ी हुई है, इसी के ऊपर ओवरलैप है। अब इस पॉइंट के सापेक्ष अगर वो इस तरीके से थोड़ा सा मूव करेगी ऊपर के लिए, तभी तो एंगल बनेगा इस तरीके से। तो ये लाइन जो है वो इस तरीके से आ गई, ये लाइन जो है इस तरीके से आ गई। अब आप देखोगे ध्यान से कि यहां से मान ले रहे हैं ये पॉइंट आपका क्या है, सी है, ये पॉइंट आपका क्या है, सी है। तो यहां से देखो इस वर्टेक्स, अब इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, मतलब शीर्ष कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, शीर्ष ए हो गया। इस पर इस बिंदु के परिता, देखो यहां पे इस लाइन के सापेक्ष इस लाइन ने कितने डिग्री का कोण बनाया है, मतलब ये बनाया है, ये एरिया तो दिखाया है इसने। यहां पे आप खड़े होके इसको देख रहे हो तो इतना ही तो गैप है इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये वाला गैप तो है। यही क्या कहलाता है आपका, एंगल कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका, एंगल कहलाता है। तो यहां पे सपोज कर ले रहे हैं कि ये है अल्फा, मान लिया ये क्या है आपका, अल्फा है। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी ना, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगी और 0 डिग्री से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको एक चीज ये भी पता लग गई कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है वो कोण आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो आपको ये भी समझना है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान रखना कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी या बी ए सी, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल वी ए सी बराबर कितना है, अल्फा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। अब मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा था कि जिस वर्टेक्स पे आपका एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पे आपका एंगल बनेगा वो वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा। क्योंकि देखो बी ए सी कहो या सी ए बी कहो, ये तो बीच में ही आ रहा है ए, तो इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये है। तो आप समझे कि एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल क्या होगा, आपको समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे अपने लोग आगे। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपका आएगा राइट एंगल, जिसे बोलेंगे हम समकोण। समकोण तो देखिए अभी आपको मैंने बता रहा था कि यहां से अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ले रहा हूं, ये मैंने लाइन ली ए और बी। अभी इस पर जो लाइन थी उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दे रहा हूं, इस तरीके से कर दे रहा हूं ये, और ये पॉइंट है आपका सी यहां से। तो यहां पे ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल इसके सीधे हो गई, मतलब परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये फिक्स हो गया। इस तरीके का एंगल हमेशा फिक्स होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो एक ऐसा कोण जिसका मान
फिक्स होता है 90 डिग्री, वो कोण आपका समकोण कहलाता है। ये बात आप अपने जहन में बैठा लो। तो ये वाला एंगल क्या बन गया, यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल CAB बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका यहां से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये एंगल आपका फिक्स हो गया 90 डिग्री। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो और वो इस शेप का हो तो वो कहलाता है आपका समकोण एंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, इसे हम बोलेंगे अधिक कोण। तो यहां से देखो ध्यान से, अभी मैं जो बता रहा था आपके लिए कि एक लाइन मैंने इस तरीके से ली, यहां से एक लाइन मैंने इस तरीके से ली, ये A और ये B, इस तरीके से मैंने एक लाइन ली। अभी मैंने इस लाइन को ऐसे किया था, फिर बिल्कुल सीधे कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इधर झुका दे रहा हूं, तो यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से झुकाऊं और मिला दूं तो यहां पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहां पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है? सपोज करो ये एंगल अल्फा है, तो इस अल्फा का जो मान है वो 180 डिग्री से तो कम होता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, वो कोण आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ये बात आपको अपने दिमाग में फिक्स करके चलनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम और ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो वो कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अगर मैं इसको डिनोट करूंगा तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसको कैसे लिखेंगे हम, यहां से एंगल CAV बराबर आपका अल्फा या एंगल VAC बराबर, ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलना है कि एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 और 180 के बीच होता है, वो एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण या कोण, तो ध्यान से स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जैसे अगर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से एक लाइन मैंने इस तरीके से A और B को बनाया, ठीक है। अभी इस पर एक लाइन थी इस तरीके से, फिर उसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर अब ऐसे कर देंगे। तो यहां से ये लाइन इस तरीके से इससे आके मिलेगी, ये ऐसे। तो यहां पे ये लाइन यहां पे आके मिल गई और ये लाइन थी C। तो ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और इसका मान फिक्स होता है कितना, 180 डिग्री। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, वो कोण क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ये हमेशा आपको याद रखना है, समझना है। ये लाइन अपोजिट होगी नहीं होगी, जब लाइन मतलब एक ही साइड में हो। जैसे ये दोनों मार्कर इस तरीके से है, इस तरीके से, अभी इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनना है, और तुरंत अगर मैं ऐसे कर दूं, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये इस प्रकार का एंगल क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है कितनी, 180 डिग्री। इसको अगर हमने लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एंगल CAB बराबर या एंगल VAC बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एक ऐसा कोण जिसका मान फिक्स हो गया कितना, 180 डिग्री, तो वो कोण आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो दोस्तों आप बहुत ही धैर्यपूर्वक इन सारी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स करते हुए चलिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप देखोगे क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरीके से इनको हम लगाकर क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये ज्योमेट्री की खासियत है। तो अपने लोग 1 बाय 1 करके हर चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। अब बढ़ेंगे आगे। आइए दोस्तों
अब देखते हैं यहां से रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम बोलेंगे परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण क्या है? तो देखो यहां से आपको ये समझना है कि जो लाइन थी इस तरीके से अपने लोग लेके चल रहे थे, तो अभी हमने क्या किया था, उसको इस तरीके से किया था। अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा झुकाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, झुकाएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे। ऐसे था, अब हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सी है, ये जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना ना, क्योंकि हम बाहर से ही आ रहे हैं, ये जो एंगल बना, ये एंगल कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना इसका मान, मान लो ये सपोज करो ये अल्फा है, तो इस अल्फा का जो मान होगा वो 270 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 180 और 200 डिग्री के बीच होता है, वो एंगल क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना कि परिवर्ती कोण क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो वो कोण आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये बात आप अपने ज़हन में फिक्स कर लो। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है। अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को बोलेंगे हिंदी में हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो अब आप देखो ये जो लाइन चल रही थी, ये जो लाइन चल रही थी, पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अब क्या आ जाएगी, उसी पॉइंट पर फिर से आ जाएगी, जैसे ए था और ये बी था। तो ये जो लाइन है वो इसी पर आ गई घूम घाम के, यहीं पे घूम के आ गई। तो ये एंगल जो है आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। और कंप्लीट एंगल का मान जो होगा, यहाँ पे जो मान होगा, इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, वो कोण आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। जैसे आप किसी भी पॉइंट के परिता, आप इसी बिंदु के तो परिता घूम रहे थे, इस बिंदु के परिता अगर आपने पूरा चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया, तो आप कितने डिग्री घूम गए, 360 डिग्री। तो आपने अगर अपने जहां जिस स्थान पर आप खड़े हो, उस स्थान पे खड़े होकर आप घूम गए एक चक्कर, तो आपने 360 डिग्री घूम लिए। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो कितने डिग्री का कोण घूमती है, 360 डिग्री का। ये बात आपको अपने जहन में फिक्स करना है कि कंप्लीट जो एंगल होता है, संपूर्ण कोण जो होता है, वो 360 डिग्री होता है और इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। अब 360 डिग्री के बाद अगर आप कुछ और घूम रहे हो, तो इसका मतलब एक चक्कर आप पूरा कर चुके हो, अब दूसरे चक्कर की आप तैयारी कर रहे हो। ये बात आप ध्यान रखना। जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और 360 डिग्री पर जाके फिनिश होता है। तो 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ेंगे अपने लोग आगे। शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण, इस पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। शीर्ष अभिमुख कोण, तो देखो दो तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। तिर्यक रेखा मतलब इस तरीके से, इस तरीके की लाइन जो है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहां से दो तिर्यक रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पर ए इंटरसेक्ट हुई है, मीट करा है इनने। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, और ये सी है और ये आपका क्या है, डी है। तो इस पॉइंट पर एंगल्स का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे एक एंगल ये बना है, ठीक है, और एक एंगल आपका ये बना है, एक एंगल आपका ये बना है और एक एंगल आपका ये बना है। तो विद्वान लोगों ने ये बताया है कि ये आपस में शीर्षा अभिमुख, शीर्ष के सामने, जैसे ये शीर्ष है, इसके सामने ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ से एंगल, मान लो ये पॉइंट आपका O है, तो यहाँ से एंगल AOC
बराबर होगा एंगल DOB के, ऐसी एंगल AOD बराबर होगा BOC के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, कि ये एंगल आपस में बराबर क्यों होते हैं, ये बात आपको जरूर दिक्कत देती होगी। तो इसको सोचने की जरूरत है, दिक्कत करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। तो मैं बता रहा हूं आपके लिए कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जैसे ये लाइन और ये लाइन, यहां से हम ये कह रहे हैं कि ये वाला कोण अगर अल्फा है, तो आप ध्यान से देख के बताओ, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? तो आप बताओ, अभी अपने लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एक बिंदु के परिता ये वाला जो एंगल कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा? ये कंप्लीट 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री में से अल्फा तो निकल गया है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचा? आप कहोगे सर 180 माइनस अल्फा। कहोगे नहीं कहोगे बताओ? बिल्कुल सही बात है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन भी तो स्ट्रेट है, ये लाइन भी तो स्ट्रेट है। इस बिंदु के परिता इस बिंदु के परिता ये एंगल भी तो 180 बनेगा। 180 में से ये निकालो तो ये कितना बचेगा? अल्फा बचेगा नहीं बचेगा? अल्फा बचेगा। अब फिर से वही बात है, ये लाइन स्ट्रेट है तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। होगा या नहीं होगा? तो आप देख रहे हो कि ये इस प्रकार के जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनेंगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे तो क्वेश्चंस में आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं इतना कह रहा हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, सोच विचार से पढ़ो, क्योंकि जब तक आप सोचने की शक्ति नहीं जगाओगे, जब तक आप क्वेश्चंस पे विचार नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तब तक आपको समस्या बनी रहेगी, आप दिक्कत में रहोगे ही रहोगे। तो जो भी चीज पढ़ो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बिगनर्स हो, तैयारी कर रहे हो या तैयारी कर भी चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो तैयारी कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं उनको तो बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि जल्दी नहीं करनी है। यहाँ हिंदुस्तान में हर वैरायटी का बच्चा है, कोई बहुत फास्ट है तो कोई बहुत स्लो है, लेकिन हमारे लिए स्लो वाले के लिए भी लेकर चलना है, क्योंकि भविष्य उसका भी है, उसको भी अपने भविष्य को बनाने का पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही स्थिति की जरूरत है जिससे वो अपने आप को संभाल सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज को आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जिन्हें हम हिंदी में शीर्षाभिमुख बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर एंगल बनते हैं। तो इस प्रकार से वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं ये बात अपने लोगों ने यहां पे सीख ली है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से एज्यूम करके मान लो, जैसे आपने मान लिया यहां से, इस तरीके से आप कर सकते थे कि सपोज करो ये एंगल मान ले रहे हैं 70 डिग्री का है, तो ये इस लाइन पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये पूरा 180 का, तो ये बचा कितना? यहां से 110 डिग्री का बचा। इस लाइन पर ये पूरा 180 बनेगा, 110 निकल गया, ये कितना बचा? 70 डिग्री। देखो फिर भी बराबर आ रहा है, ये देखो 70 बन गया है, 80 होना चाहिए 100, तो ये भी बना। तो किसी भी तरीके से आप बराबर करके देख लो, आपका हर हाल में ये बराबर होगा, क्योंकि हमारे जो विद्वान हमको ये चीजें दे के गए हैं वो बाकायदा इन चीजों पे काम करके गए हैं, इनको प्रूफ करके गए हैं, सेटिस्फाई होके गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ करने में क्या प्रॉब्लम है? हमें बस समझना ही तो है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है और उनको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। इन्हें हिंदी में हम बोलेंगे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, ध्यान रखना, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? हर हाल में 90 डिग्री हो, कैसे भी करके 90 डिग्री आप अगर कर ले रहे हो तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ से इस तरीके से ये एंगल बनना है अल्फा
और ये बनना है अगर बीटा। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, किसी भी सूरत में अगर आपने 90 डिग्री कर लिया, दो कोणों का योग अगर कैसे भी करके आपने 90 डिग्री कर लिया, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहां से अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि यहां से अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें, अगर मैंने आपसे कहा कि एक कोण का मान 37 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री याद करिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है, 37 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? उठा के आप क्या करो, इसी को 90 में से घटा दो, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उन दो कोणों का योग हर हाल में क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 में से अगर इसे घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? यहां से अगर घटाओगे आप तो कितना बचेगा? यहां से 53। तो 53, तो इसका दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा 53। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक एंगल का मान 70 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप उठा के इसको क्या करोगे? 90 डिग्री में से घटा दोगे। तो 90 डिग्री में से जब आप इसे घटाओगे तो आप अच्छे से समझदार हो, 8 में से ये गया तो कितना बचा हमारा? 7। तो यहां से 73 डिग्री क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, नहीं हो गया? तो आप क्या समझे कि ऐसे दो कोण जिनका योग किसी भी रूप से कैसे भी करके अगर 90 डिग्री हो गया, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। चाहे उनमें से एक की वैल्यू कुछ हो, दूसरे की कुछ हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे इंटीजर में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने से वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो गई, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जैसे ये लाइन ए वी है, यहां से अगर मैंने आपसे कहा इस तरीके से यहां पे सी है और यहां पे एंगल अल्फा बनना है, ये एंगल अगर बीटा बनना है, तो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री है, तब अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ये बात भी आपको फिक्स रखनी है। 90 डिग्री होगा तो कोटि पूरक होंगे, और अगर 180 डिग्री है तो आपके क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। ये बात आपको अपने जहन में फिक्स करके रखनी है। जैसे अगर मैं यहां से बात करूं कि एक कोण का मान ले रहे हैं 110 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? आप क्या करोगे? 180 डिग्री में से उठा के इसको घटा दोगे तो यहां से 0, यहां से 7, कितना बचा? 70 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान आपको अच्छे से रखना है। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे ये भी अपने लोग देखेंगे। अभी अपने लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ना चाह रहे हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमारे लिए, जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले हमारे लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि शुरुआत अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको सीखना ही सीखना है, तभी आप क्वेश्चन में सहूलियत कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत रहेगी। क्योंकि ये टॉपिक बहुत कठिन है और बहुत सरल है। सरल उनके लिए है जो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, और कठिन उनके लिए है जो ऊट पटांग तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। दिन प्रतिदिन ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? ज्योमेट्री मैंने शुरुआत करी है, तो कैसी लगी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ज्योमेट्री शुरू हुई है तो ये लास्ट तक लेके चलेंगे। बस आपका उधर से प्यार चाहिए, तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना।
ठीक है, ये बात आपसे मैं बार बार कहता हूँ लेकिन आप सुनते नहीं हो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। ये बात आपको समझनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं यहाँ से निभा रहा हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।